नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम चल रहे हैं हजारों साल पीछे, भारतीय उपमहाद्वीप की एक ऐसी दुनिया में जहां एक बहुत ही उन्नत लेकिन रहस्यमयी सभ्यता रहती थी। कांस्य युग में उन्होंने कमाल के शहर बसाए थे। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। हाँ, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो पुरातात्विक खुदाई और जो शोध हुए हैं उन पर आधारित है। मतलब जमीन के नीचे से जो शहर निकले, जो चीजें मिली, उनकी बनावट, ये सब हमें उस बीते हुए वक्त की एक कह सकते हैं झलक देते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए इस शानदार सभ्यता की कुछ अहम और दिलचस्प परतें खोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही आता है मन में कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। मतलब ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी है और दुनिया को इसके बारे में पता कैसे चला। हाँ, ये सवाल तो है ही बड़ा दिलचस्प। देखिए, जहाँ तक समय की बात है, तो आजकल जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तरीका माना जाता है कार्बन डेटिंग, उससे जो समय निकला है वो करीब करीब 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच का है। अच्छा। हाँ, हालांकि शुरू में कुछ अलग अनुमान भी थे, पर अब ज्यादातर विशेषज्ञ इसी टाइम फ्रेम पर सहमत हैं। और इसकी खोज ये क्या अचानक से मिल गई? नहीं, अचानक तो नहीं, पर इसकी कहानी भी मजेदार है। देखिए, पुराने टीले तो दिखते थे लोगों को, पर वो क्या है यह साफ नहीं था। फिर 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में व्यवस्थित खुदाई शुरू करवाई। हाँ, हड़प्पा। और उसके ठीक अगले साल ही राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर ली। लेकिन दुनिया को इसकी असली अहमियत तब पता चली जब 1924 में, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख थे, सर जॉन मार्शल। हाँ, उनका नाम सुना है। उन्होंने लंदन में ऐलान किया कि भाई, भारत में मेसोपोटामिया और मिस्र जितनी ही पुरानी एक महान शहरी सभ्यता मिली है। सोचिए जरा, उस समय के हिसाब से ये कितनी बड़ी खबर रही होगी। वाकई पूरी दुनिया में हलचल मच गई होगी। अच्छा, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग सिर्फ पत्थर या तांबे तक ही सीमित नहीं थे। वो तांबे में टिन मिलाना जानते थे और उससे कांसा बनाते थे। अच्छा, ब्रॉन्ज। जी, ब्रॉन्ज, जो तांबे से ज्यादा मजबूत धातु होती है। तो ये उनकी तकनीकी तरक्की दिखाता है। और हाँ, एक और बात, इसे आद्य ऐतिहासिक या प्रोटोहिस्टोरिक भी कहते हैं। प्रोटोहिस्टोरिक, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनकी अपनी एक लिपि तो मिली है, मतलब लिखावट, लेकिन अफसोस की बात है कि हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ओ, मतलब वो क्या लिखते थे ये हम जानते ही नहीं। बिल्कुल, अगर पढ़ पाते तो शायद उनके राज और भी खुल जाते। ये बात तो है। अच्छा, ये सभ्यता फैली कहाँ तक थी? क्या बस सिंधु नदी के आसपास ही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका फैलाव तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। आप अंदाजा लगाइए, आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से हैं, और फिर भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर तक इसके निशान मिले हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा इलाका हो गया। हाँ, उस समय की जो दूसरी बड़ी सभ्यताएं थीं, जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया, उन दोनों के कुल क्षेत्रफल को मिला दें तो भी ये उनसे बड़ा था। करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया। और नक्शे पर देखें तो एक त्रिकोण जैसा बनता है। कमाल है। भारत में इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा माना जाता है? अगर पूरी सभ्यता को देखें तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, जो अब पाकिस्तान में है। लेकिन अगर सिर्फ भारत की जमीन पर बात करें तो अब तक जो खोजा गया है उसमें सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी? ये कहाँ है? ये हरियाणा में है। और एक और मजेदार बात यह है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अच्छा, गुजरात में। इस सभ्यता की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो शायद इनकी शहरी योजना है। ऐसा लगता है जैसे किसी आज के आर्किटेक्ट ने प्लानिंग की हो। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाकई कमाल का है। शहर बिल्कुल एक तय योजना के हिसाब से बसाए गए थे, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। ग्रिड पैटर्न मतलब सड़कें बिल्कुल सीधी होती थीं और एक दूसरे को समकोण पर, यानी 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। अच्छा, जैसे चेस बोर्ड होता है, हाँ, कुछ वैसा ही। इससे पूरा शहर चौकोर या आयताकार ब्लॉक्स में बंट जाता था। मोहनजोदाड़ो में तो जो मुख्य सड़कें थीं वो 9 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी थीं। सोचिए, 9 मीटर? हाँ, काफी चौड़ी। और घरों से गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियां होती थी, जो सड़क के किनारे बनी मुख्य नालियों से जुड़ती थीं।
साफ सफाई का इतना ध्यान रखना, वो भी आज से 4,500 साल पहले, ये असाधारण बात है। मैंने ये भी पढ़ा है कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। ऐसा क्यों? हाँ, ज्यादातर शहरों में यही देखने को मिला है। शायद सड़क की धूल मिट्टी और भीड़भाड़ से बचने के लिए ऐसा करते होंगे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां अमूमन पीछे की गली में खुलते थे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। नहीं, कुछ अपलाद भी हैं, जैसे लोथल। लोथल में कुछ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर भी खुलते मिले हैं। और क्या शहरों के अंदर भी कोई बंटवारा होता था? हाँ, जो बड़े शहर थे उनमें अक्सर दो हिस्से साफ दिखाई देते हैं। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर होता था, किले जैसा, जिसे दुर्ग या गढ़ी कहा जाता है। अंदाजा है कि शायद यहाँ शासक वर्ग रहता होगा या फिर जरूरी सार्वजनिक इमारतें रही होंगी। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा ज्यादा बड़ा होता था, थोड़ा नीचे की तरफ। ये आम लोगों के रहने का इलाका था, मतलब रिहायशी इलाका। हाँ। एक खास बात कालीबंगन की है। वहां निचले शहर के चारों ओर भी सुरक्षा दीवार मिली है। अच्छा। हाँ। और धौलावीरा का आपने जिक्र किया था गुजरात में, वो क्यों खास है? धौलावीरा तो बहुत ही खास है। उसे हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। हाँ, सुना था। वहां शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ मिला है, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। और सबसे गजब की बात है, वहां पानी बचाने और जमा करने का सिस्टम, बड़े बड़े जलाशय मिले हैं वहां। सोचिए, कच्छ जैसा इलाका जो आज भी पानी की कमी से जूझता है, वहां उन्होंने उस जमाने में इतना बढ़िया वाटर मैनेजमेंट किया था। ये उनकी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाता है। वाकई लाजवाब। अच्छा, और लोथल का नाम तो बंदरगाह की वजह से बहुत मशहूर है ना? जी हाँ, बिल्कुल। लोथल गुजरात में समुद्र के काफी करीब था। वहाँ एक बड़ा सा ढांचा मिला है, जिसे जहाज़ों के रुकने की जगह यानी डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा माना जाता है। ओह, डॉकयार्ड। हाँ, ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो लोग समुद्री व्यापार करते थे। शायद इसी रास्ते से वो मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से जुड़े हुए थे। ये तो ही शहरों की बनावट की बात। अब जरा खुदाई में मिली चीजों पर आते हैं। वो हमें उनकी जिंदगी के बारे में क्या बताती हैं? मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार या ग्रेट बाथ, वो तो बहुत सुना है। हाँ, वो मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले हिस्से में मिली एक बहुत ही इम्प्रेसिव संरचना है। एक बड़ा सा आयताकार तालाब है, कितना बड़ा होगा अंदाजन? करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। पक्की ईंटों से बना हुआ है और पानी लीक ना हो इसके लिए ईंटों के बीच जिप्सम और बिटुमेन यानी तारकोल का इस्तेमाल किया गया है। तालाब में उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां भी बनी हैं। इसके चारों ओर कमरे भी थे। तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये किसी खास धार्मिक मौके पर सामूहिक स्नान या अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। सर जॉन मार्शल तो इससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे उस समय की दुनिया का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। और वो कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, वो भी तो वहीं से मिली है ना? जी हाँ, वो छोटी सी लेकिन बहुत मशहूर कांसे की मूर्ति जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं, वो भी मोहनजोदारो से ही मिली है। ये उस समय की धातु ढलाई की जो तकनीक थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, उसका एक बेहतरीन नमूना है। और क्या खास मिला मोहनजोदड़ो से? एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है पशुपति मोहर। ये सेलखड़ी पत्थर की एक मोहर है। मोहर? हाँ, मतलब स्टैम्प, सील। हाँ, वैसी ही। इस पर एक आकृति बनी है जो योगी जैसी मुद्रा में बैठी है। उसके 3 सिर दिखाए गए हैं और सिर पर सींग जैसा मुकुट है। उसके चारों ओर कुछ जानवर बने हैं, हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा। और नीचे 2 हिरण भी हैं। अच्छा। कई विद्वान इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप यानी प्रोटो शिवा मानते हैं। दिलचस्प। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से एक बहुत बड़ा अन्नागार यानी अनाज जमा करने का गोदाम भी मिला है। काफी बड़ा था वो भी। और हड़प्पा से क्या खास चीजें मिली? हड़प्पा से भी अन्नागार मिले हैं, बल्कि एक कतार में 6-6 करके 2 पंक्तियों में कुल 12 कमरे मिले हैं। और हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने कब्रिस्तान R37 नाम दिया है। इससे उनके अंतिम संस्कार के तरीकों के बारे में पता चलता है। सबसे आम चित्र एक सींग वाले बैल या यूनिकॉर्न जैसे जानवर का है। एक और खास मुहर है जिस पर एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसे शायद धरती माँ या उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। अच्छा,
मैंने कालीबंगन के बारे में पढ़ा था, जो राजस्थान में है, कि वहां से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। कालीबंगन में हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के समय के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और उसमें हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो लोग एक ही खेत में एक साथ दो अलग-अलग फसलें उगाते थे। सोचे कितनी उन्नत कृषि तकनीक थी उनकी। गजब। कालीबंगन और लोथल, इन दोनों जगहों से अग्निकुंड या हवन कुंड जैसी वेदियां भी मिली हैं। उनमें राख और जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। तो लगता है कि वो शायद किसी तरह की अग्नि पूजा या बलि जैसा कोई अनुष्ठान करते थे। अच्छा, और कालीबंगन से भूकंप के भी सबूत मिले हैं ना? जी हाँ, वहाँ की दीवारों में दरारें और बनावट में गड़बड़ी मिली है, जो शायद भूकंप की वजह से हुई होगी। अब लोथल पर वापस आते हैं। बंदरगाह तो था ही, और क्या मिला वहां से? चावल की बात भी सुनी थी मैंने। हाँ, लोथल और गुजरात में ही एक और जगह है रंगपुर। वहां से चावल के दाने या फिर धान की भूसी के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि गेहूं और जौ के अलावा कम से कम गुजरात वाले इलाके में चावल भी उनके भोजन का हिस्सा था। और विदेशी व्यापार के क्या सबूत मिले लोथल से? लोथल से फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ टाइप की मोहरें मिली हैं। ये उनके मेसोपोटामिया वगैरह से समुद्री व्यापार का एक और सबूत है। इसके अलावा लोथल में मनके बनाने का एक कारखाना भी मिला है, जैसे कि चन्हू-दड़ों में मिला था। मन के मतलब बीड्स? हाँ, बीड्स जो गहनों में इस्तेमाल होते हैं। चन्हू-दड़ो भी एक खास जगह है, वो पाकिस्तान में है। उसे एक तरह का औद्योगिक केंद्र माना जाता था, जहाँ मनके, मोहरें, खिलौने वगैरह बनते थे। चन्हू-दड़ो से लिपस्टिक जैसी चीज मिलने की भी बात कही जाती है। लिपस्टिक? वाह। और घोड़ी की बात, क्या वो घोड़े इस्तेमाल करते थे? ये थोड़ा विवाद वाला विषय है। देखिए, लोथल से घोड़े की एक मिट्टी की मूर्ति मिली है। सुरकोटदा और कालीबंगन जैसी जगहों से घोड़े की हड्डियां मिलने का दावा भी किया गया है। लेकिन घोड़ा उनकी सभ्यता का केंद्रीय पशु था या नहीं, इस पर पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। ज्यादातर लगता है कि वो घोड़े से परिचित तो थे, पर शायद उसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था, जैसा बाद में वैदिक काल में हुआ। समझ गया। अच्छा, ये जो लोग थे इन शहरों में रहने वाले, क्या वो सब एक जैसे थे? मतलब उनका समाज कैसा था? लोग शायद ज्यादा थे। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये मूल रूप से द्रविड़ लोग थे। और समाज का ढांचा कैसा था? पुरुष प्रधान या कुछ और? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिखित प्रमाण तो है नहीं, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है। खुदाई में स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां बहुत ज्यादा संख्या में मिली हैं। हाँ, मातृ देवी की मूर्तियां कहते हैं उन्हें। जी, मातृ देवी या मदर गॉडेस। इनकी संख्या को देखते हुए कुछ विद्वानी अंदाजा लगाते हैं कि शायद समाज मात्र सत्तात्मक रहा हो, मतलब परिवार में माँ या स्त्री का स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण रहा हो। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। दिलचस्प। खाने पीने में क्या था? कपड़े कैसे पहनते थे? खाने में गेहूं और जौ तो मुख्य अनाज थे ही। चावल के प्रमाण भी हमने देखे गुजरात से। इसके अलावा मटर, तिल, सरसों, खजूर जैसी चीजें भी उगाते और खाते थे। मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते होंगे। और क्या वो शाकाहारी थे? लगता है दोनों तरह का खाना खाते थे। जानवरों की हड्डियां मिली हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, तो मांस मछली भी उनके भोजन का हिस्सा था। और कपड़े? कपड़ों में सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े का टुकड़ा भी मिला है और ये माना जाता है कि कपास की खेती दुनिया में सबसे पहले शायद यहीं सिंधु घाटी में ही शुरू हुई। अच्छा, और गहनों का शौक था उन्हें? बहुत। स्त्री और पुरुष दोनों ही गहनों के शौकीन लगते हैं। सोने, चांदी, तांबे, कांसे के गहने पहनते थे। कीमती पत्थर जैसे लाजवर्द, कार्नेलियन, इनके बने मनकों की मालाएं पहनते थे। हाथी दांत, मिट्टी और शंख की चूड़ियां, कंगन, बालियां, अंगूठियां, सब कुछ मिला है। वाह, मतलब फैशन का पूरा ध्यान था। हाँ, बिल्कुल। नौसारो जैसे जगह से तो सिंदूर लगाने के प्रमाण भी मिले हैं। अच्छा, जिंदगी में मनोरंजन के क्या साधन थे उनके पास? अब ये तो अंदाजा ही लगा सकते हैं। शायद मछली पकड़ना एक शौक रहा हो, शिकार भी करते होंगे। कुछ खिलौने मिले हैं, जैसे मिट्टी की बैलगाड़ी, पशु पक्षियों की आकृतियां। हो सकता है वो जानवरों की लड़ाई करवाते हों। और हाँ, पासे मिले हैं खुदाई में, तो शायद चौपड़ या पासे जैसा कोई खेल खेलते होंगे। मौत के बाद क्या करते थे? मतलब अंतिम संस्कार कैसे होता था? इसमें भी विविधता दिखती है। सबसे आम तरीका तो शायद शव को जमीन में दफनाना ही था, जैसा हमें हड़प्पा के कब्रिस्तान R37 में देखने को मिलता है।
शव को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाते थे और कब्र में साथ में मिट्टी के बर्तन और कभी-कभी गहने भी रख देते थे। अच्छा, जैसे मिस्र में होता था। हाँ, कुछ वैसा ही, पर उतने बड़े पैमाने पर नहीं। मोहनजोदड़ो में लगता है जलाने की प्रथा ज्यादा थी, क्योंकि वहां कब्रिस्तान नहीं मिला है। हो सकता है जलाने के बाद राख को बर्तन में रखकर दफनाते हों। कुछ जगहों पर शवों को पहले खुले में छोड़ देने के भी संकेत मिले हैं, ताकि पशु पक्षी खा लें और फिर बची हुई हड्डियों को दफना दिया जाए। और लोथल और काले बैंगन से वो जोड़े में दफनाने वाली बात? हाँ, लोथल और कालीबंगन से कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें 2 लोगों को, शायद स्त्री और पुरुष को, एक साथ दफनाया गया है। इसे युग्म शवाधान कहते हैं। इसका क्या मतलब था, ये साफ नहीं है। कुछ लोग इसे सती प्रथा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर ये सिर्फ अटकलें हैं। समझ गया। अब आते हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर। उनका गुजारा कैसे चलता था? खेती मुख्य थी या व्यापार? देखिए, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। खेती तो बहुत उन्नत थी ही। हमने जुते हुए खेत की बात की, बड़े-बड़े अन्नागारों की बात की। इससे पता चलता है कि अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होता था, जिसे जमा किया जाता था। गेहूं, जौ, कपास ये मुख्य फसलें थीं। पशुपालन भी अहम था। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर पालते थे। बैलगाड़ी का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए होता था। और वो कुबड़ वाला सांड, उसका क्या महत्व था? हाँ, कुबड़ वाला सांड उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा मिलता है। लगता है ये उनके लिए बहुत पवित्र या महत्वपूर्ण पशु था। शायद धार्मिक महत्व रहा हो। और उद्योग धंधे कैसे थे? उद्योग भी खूब विकसित थे। कपड़ा उद्योग, खासकर सूती कपड़ा बनाना, ये तो बहुत बड़ा उद्योग रहा होगा। मेसोपोटामिया तक यहाँ का कपड़ा जाता था। फिर मनके बनाने के कारखाने हमने देखे, लोथल और चन्हूदड़ों में। अलग अलग पत्थरों से खूबसूरत मनके बनाते थे। तटीय इलाकों में शंख और सीप से चीजें बनाने का काम होता था, जैसे चूड़ियां वगैरह। बालाकोट ऐसी ही एक जगह थी। और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तो कमाल की थी। चाक पर बने, अच्छी तरह पकाए हुए, मजबूत और सुंदर बर्तन होते थे। ज्यादातर लाल या गुलाबी रंग के होते थे, जिन पर काले रंग से ज्यामितीय डिजाइन या पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के चित्र बने होते थे। अब व्यापार की बात। क्या ये सिर्फ आपस में ही लेन देन करते थे या बाहर भी? नहीं, इनका व्यापारिक नेटवर्क बहुत फैला हुआ था। सभ्यता के अंदर तो शहरों के बीच लेन देन होता ही था, जैसे राजस्थान से तांबा आता था, गुजरात से शंख आता था। लेकिन इनका व्यापार दूर देशों तक भी फैला था। सबसे पक्के सबूत मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के साथ व्यापार के मिले हैं। मेसोपोटामिया से कैसे पता चला? मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा की बनी मुहरें मिली हैं, और मेसोपोटामिया के जो पुराने लेख मिले हैं उनमें वो लोग सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल करते थे। मेलुहा? हाँ, मेलुहा। उन लेखों में दिलमुन, जो शायद आज का बहरीन था, और मगन, शायद ओमान का तट, का भी जिक्र है। लगता है ये जगह मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच व्यापार में बिचौलिए बंदरगाह का काम करती थी। तो ये व्यापार जमीन के रास्ते होता था या समुद्र से? दोनों रास्तों से होता होगा, लेकिन मेसोपोटामिया से ज्यादातर व्यापार शायद समुद्री रास्ते से ही होता था। लोथल के डॉकयार्ड से यही इशारा मिलता है। अच्छा, व्यापार में वो पैसे इस्तेमाल करते थे, सिक्के वगैरह? नहीं, सिक्के का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि व्यापार चीजों की अदला बदली से ही होता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बिना सिक्कों के व्यापार कैसे चलता होगा? हिसाब किताब? पर क्षेत्र में एक जैसे बार्ट मिले हैं। ये बार्ट ज्यादातर चौकोर होते थे और चर्ट नाम के पत्थर से बने होते थे, और ये शायद 16 के अनुपात में होते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। 16 का अनुपात, जैसे हमारे यहाँ 16 आने होते थे। हाँ, कुछ वैसा ही कनेक्शन लगता है। लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल भी मिला है, तो ये दिखाता है कि व्यापार में नाप तौल का पूरा ध्यान रखा जाता था, भले ही सिक्के ना हो। व्यापार के लिए कच्चा माल कहाँ से लाते थे? जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या वही मिलता था? नहीं, बहुत सी चीजें वो बाहर से मंगाते थे। जैसे सोना, वो शायद दक्षिण भारत में कर्नाटक की कोलार खानों से और अफगानिस्तान से आता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खानों से तो आता ही था, साथ ही ओमान से भी मंगाया जाता था। ओमान से? हाँ, ओमान से तांबा आने के सबूत मिले हैं। और लाजवर्द जैसा जो कीमती नीला पत्थर होता है, वो अफगानिस्तान की बदखशां खानों से आता था। तो आप देख सकते हैं कि उनके व्यापारिक रिश्ते कितने दूर दूर तक फैले हुए थे। हाँ, अब उनके धर्म और उस रहस्यमयी लिपि पर आते हैं।
ये बड़ी अजीब बात लगती है कि इतने बड़े बड़े शहर थे पर मंदिर जैसी कोई इमारत नहीं मिली। हाँ, ये वाकई एक अजीब बात है। मिस्र और मेसोपोटामिया में तो बड़े बड़े मंदिर उनकी सभ्यता की पहचान है, पर हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कोई निश्चित मंदिर जैसी संरचना नहीं मिली है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो लोग धार्मिक नहीं थे। उनके धार्मिक विश्वासों के कई दूसरे सबूत मिले हैं। जैसे कि क्या मानते थे वो? जैसा हमने पहले बात की, सबसे ज्यादा पूजा शायद मात्र देवी की होती थी। औरतों की मिट्टी की मूर्तियां इतनी ज्यादा मिली हैं कि लगता है ये उनकी सबसे प्रमुख देवी थीं। फिर वो धरती को भी उर्वरता की देवी मानकर पूछते थे। वो गर्भ से पौधा निकलने वाली मुहर इसी का प्रतीक है। और वो पशुपति वाली मुहर, हाँ, सिर्फ लगता है कि वो किसी पुरुष देवता की भी पूजा करते थे जो जानवरों के स्वामी जैसे थे और शायद योग मुद्रा में बैठते थे, जिसे हम प्रोटो शिवा कह सकते हैं। इसके अलावा पेड़ों की पूजा भी करते थे, खासकर पीपल के पेड़ की। मोहरों पर पीपल की पत्तियां बनी मिली हैं। अच्छा। जानवरों की पूजा भी होती थी, खासकर वो एक सींग वाला जानवर और कुबड़ वाला सांड। नाग पूजा के भी कुछ संकेत मिले हैं। और स्वास्तिक, वो भी यहीं से आया? हाँ, स्वास्तिक का निशान हड़प्पा की मोहरों पर मिला है। संभवतः ये सिंधु सभ्यता की ही देन है और शायद इसे सूर्य पूजा या सौभाग्य का प्रतीक मानते होंगे। और हाँ, कालीबंगन और लोथल से जो अग्नि वेदियां मिली हैं, उनसे अग्नि पूजा या यज्ञ जैसे अनुष्ठान करने का भी पता चलता है। तो भले ही मंदिर न हो, पर धार्मिक जीवन काफी विविध था। और उनकी वो लिपि जो आज तक एक पहेली बनी हुई है, उसके बारे में कुछ और बताइए। हाँ, ये सिंधु सभ्यता का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। ओके। उनकी अपनी एक लिखने की कला थी, पर वो हमारी तरह अक्षर वाली अल्फाबेटिक नहीं थी। वो चित्रों और संकेतों पर आधारित थी। चित्रों पर मतलब हर आवाज के लिए एक अक्षर नहीं था, बल्कि शायद हर शब्द या विचार के लिए एक चित्र या निशान होता था। इसीलिए इसे भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि कहते हैं। इसमें करीब 400 अलग-अलग चिन्ह पहचाने गए हैं। जी। लेकिन ये संख्या भी पक्की नहीं है। और ये लिखी कैसे जाती थी? ये आमतौर पर दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू या अरबी लिखी जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर एक से ज्यादा लाइन होती थी, तो पहली लाइन दाईं से बाएं और फिर अगली लाइन बाएं से दाईं लिखी जाती थी। इस स्टाइल को बूस्ट्रोफेडिन कहते हैं। ये लिपि हमें कहाँ मिली है? सबसे ज्यादा तो ये मोहरों पर मिली है, छोटी-छोटी लिखावटें। इसके अलावा तांबे की कुछ पट्टिकाओं पर, मिट्टी के बर्तनों पर भी कहीं-कहीं लिखावट मिली है। धौलावीरा से तो एक कमाल की चीज मिली है। एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड मिला है, जिस पर जिप्सम से बने 10 बड़े-बड़े चिन्ह लगे हुए थे। शायद ये किसी तरह का साइन बोर्ड रहा होगा। पर अफसोस कि हम इसे पढ़ नहीं पाए। हाँ, यही सबसे बड़ा अफसोस है। बहुत कोशिशें हुई हैं, देश विदेश के विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, पर अभी तक कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल पाया है। सोचिए, अगर ये पढ़ ली जाती तो उनके समाज, उनके राजा, उनके धर्म के बारे में हमें कितनी सीधी जानकारी मिलती। वाकई ये तो इतिहास ही बदल देती। अच्छा, इतनी शानदार, इतनी व्यवस्थित, इतनी फैली हुई सभ्यता, आखिर इसका अंत कैसे हो गया? ये सवाल तो मन में जरूर उठता है। हाँ, ये सवाल जितना बड़ा है, इसका जवाब उतना ही जटिल और अनिश्चित है। कोई एक सीधा जवाब देना तो संभव ही नहीं है। विद्वानों ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं और सच कहूं तो शायद कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं। तो कुछ मुख्य कारण क्या माने जाते हैं? एक बहुत पुरानी और पॉपुलर थ्योरी है बाढ़ की। खासकर मोहनजोदाड़ो जैसे शहर जो सिंधु नदी के किनारे थे, उनमें बाढ़ के बार-बार आने के निशान मिले हैं। तो हो सकता है भयंकर बाढ़ों ने शहर को तबाह कर दिया हो। लेकिन क्या बाढ़ से पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है? शायद नहीं, इसीलिए दूसरी थ्योरीज भी हैं। एक बहुत मजबूत थ्योरी है जलवायु परिवर्तन की। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान मौसम में बदलाव आया। शायद बारिश कम हो गई, मौसम ज्यादा सूखा हो गया। सरस्वती जैसी जो नदी थी, जिसके किनारे बहुत सारे हड़प्पा स्थल थे, वो शायद सूख गई या अपना रास्ता बदल लिया। इससे खेती पर बुरा असर पड़ा होगा। ये तो संभव लगता है। हाँ, फिर एक थ्योरी थी बाहरी आक्रमण की, खासकर आर्यों के आक्रमण की। हाँ, ये मैंने भी सुना है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। जी, इसी आधार पर पहले मार्टिमर व्हीलर जैसे कुछ विद्वानों ने ये कहा था कि शायद आर्यों ने आकर हड़प्पा के शहरों को नष्ट कर दिया। पर अब इसे नहीं मानते। अब ज्यादातर विद्वान इसे सही नहीं मानते, क्योंकि इसके कोई पुख्ता पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं।
मोहनजोदाड़ो से जो कुछ कंकाल मिले थे, जिन पर चोट के निशान थे, वो भी किसी बड़े युद्ध या नरसंहार की तरफ इशारा नहीं करते। और आर्यों के आने का समय और हड़प्पा के पतन के समय में भी शायद अंतर था। तो फिर और क्या कारण हो सकते हैं? और भी कई कारण गिनाए जाते हैं, जैसे कि जमीन की संरचना में कोई बड़ा बदलाव आ गया हो, भूकंप आ गया हो, कालीबंगन से भूकंप के सबूत मिले भी हैं, या फिर कोई बड़ी महामारी फैल गई हो जिसने आबादी को खत्म कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने अपने संसाधनों का, जैसे जंगल और जमीन का, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया हो, जिससे पर्यावरण बिगड़ गया। व्यापार में गिरावट भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, हो सकता है मेसोपोटामिया जैसे बाहरी इलाकों से उनका व्यापार कम हो गया हो, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। तो मतलब कोई एक कारण नहीं था। ज्यादा संभावना यही लगती है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। शायद 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहरों का पतन शुरू हुआ। अलग अलग इलाकों में अलग अलग कारणों का ज्यादा असर रहा होगा। धीरे धीरे शहरी जीवन खत्म होता गया, लोग शायद गांवों की ओर वापस लौट गए, और ये महान सभ्यता अपने ग्रामीण रूप में बदल गई या दूसरी संस्कृतियों में मिल गई। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता वाकई एक असाधारण नगरीय सभ्यता थी। कमाल की शहरी योजना, साफ सफाई का इतना ध्यान, दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार, उनकी अपनी अनोखी कला, मोहरें और वो अनसुलझी लिपि। निश्चित रूप से ये हमें दिखाती है कि आज से लगभग 4,500 साल पहले भी भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान कितने संगठित, कितने कुशल और तकनीकी रूप से कितने आगे बढ़ चुके थे। उनकी जो शहरी योजना थी, और खास तौर पर पानी का प्रबंधन और सफाई व्यवस्था, उससे तो आज के शहर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वाकई भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी क्रांति थी, जिसने आगे आने वाली संस्कृतियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद मेरे मन में सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है कि हम इस सभ्यता के बारे में इतना कुछ जानते हैं, अंदाजा लगाते हैं, वो भी तब जब हम उनकी लिखी हुई एक भी बात, एक भी अक्षर पढ़ नहीं पाए हैं। जरा सोचिए, अगर किसी दिन किसी तरह से ये लिपि पढ़ ली जाए तो इतिहास के कितने अनजाने पन्ने खुलेंगे। वो खुद अपने बारे में क्या बताते, उनके शहर कैसे थे उनकी नज़र में, उनके राजा कौन थे, उनके भगवान कौन थे, उनकी अपनी कहानी क्या थी। ये सवाल शायद हमें हमेशा इस रहस्यमयी और शानदार सभ्यता की ओर खींचता रहेगा।